हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सर्विस क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मैंने एक बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज तैयार की है, जिसका आज दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहले भाग में हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों में 15 प्रश्न मैंने हल कराए थे। ध्यान रहे, उन 15 प्रश्नों में सिर्फ हमने उत्तर ही नहीं हल कराए थे, बल्कि उसकी पूरी विशद व्याख्या और विश्लेषण के साथ किया था, जिससे एक प्रश्न के कई प्रश्न हमने बनते हुए देखे थे। आज हम इसके दूसरा भाग देखेंगे। एक और आपसे अनुरोध है कि अगर ये हमारे सारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य का विकास के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये दूसरी सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके पूर्व हमने पहली सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने 15 प्रश्नों को हल किया था। आज भी हम 15 प्रश्नों को हल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि न केवल हम 15 प्रश्नों को हल करेंगे, बल्कि उन पूरे 15 प्रश्नों की पूर्ण व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये देखने के लिए हमें 15 प्रश्न हैं, लेकिन 15 प्रश्न नहीं बल्कि ये लगभग 50 प्रश्नों के आसपास होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न बनेंगे और 3-4 प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम देखें। ये जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय का, उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये प्रश्न अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में तो विशेषकर हमेशा से लगभग पूछा जाता है। तो ये जो राजा भोज का सपना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हम ध्यान दे सकते हैं कि ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ये इसके लेखक हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चर्चाएं हो जाएं, जिससे इस प्रश्न में जो 2-3 प्रश्न और बनेंगे उसको भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि राजा भोज का जो सपना है वो मूल रूप से कहानी थी। क्या थी? कहानी थी। ये ध्यान रखना है। ये गद्य की रचना जरूर है, लेकिन गद्य की रचना का कौन सा भाग है? ये कहानी। स्पष्ट है कि राजा भोज का सपना एक कहानी थी जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में इसके पूर्व मैंने चर्चा की थी कि ये हिंदी गद्य के विकास में, खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में इनका अहम योगदान था। और जहाँ 2 राजाओं की जब चर्चा चलती है, किसकी चर्चा चलती है? 2 राजाओं की जब चर्चा चलती है, तो उसमें एक राजा हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आते हैं। स्पष्ट है? तो ये हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली के उन्नयन में जिन राजाओं का योगदान था, उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और उन्हीं की ये कहानी थी। क्या थी उनकी ये कहानी थी, जिसका शीर्षक था राजा भोज का सपना। स्पष्ट है? एक और महत्वपूर्ण बात राजा भोज के सपने के बारे में, ये जो कहानी थी ये लगभग लिखी गई थी 1905 ईस्वी में। स्पष्ट है? तो 1905 में राजा भोज का सपना, ये कहानी लिखी गई थी। और कहा यह जाता है कि ये उस सपने की चर्चा थी जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दी थी। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज का जो सपना था, यानी राजा भोज को हम सभी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था और कहा जाता है कि उस सपने में उसकी चर्चा है इस कहानी में, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। स्पष्ट है? तो हमने अभी देखा कि इस पहले प्रश्न से हमने लगभग 2-3 प्रश्न देख लिए, क्योंकि एक राजा भोज का सपना कब लिखा गया? 1905 में। स्पष्ट है? दूसरा, ये कौन सी विधा थी? तो कहानी विधा थी। और तीसरा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली कि कैसे खड़ी बोली के उन्नयन में इस प्रमुख राजा का योगदान था। स्पष्ट है? चलें आगे चलें। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लहरों के राजहंस। एक मिनट, आए दूसरा प्रश्न देखें जरा। हाँ, दूसरा प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। तो स्पष्ट है कि किस विधा की रचना है? ये तो नाटक है, और इस नाटक के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। ये नाटक यानी लहरों का राजहंस, ये लगभग 1968 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1968 ईस्वी में लिखा गया था। और इस नाटक के रचनाकार थे मोहन राकेश। कौन थे? मोहन राकेश।
तो ये 2-3 बातें हमने देख ली कि ये जो विधा है यानी लहरों के राजहंस जो है ये मूल रूप से नाटक है, और इस नाटक की रचनाकार कौन थे? मोहन राकेश, और ये 1968 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये लगभग 2-3 बातें हमने जान ली। एक और महत्वपूर्ण बात, थोड़ी सी नाटक की चर्चा हम कर लें, लहरों के राजहंस, क्योंकि ये जो लहरों का राजहंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में जो परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं उन्हें जानने का ये अधिकार है कि आखिर ये इस नाटक की कथा वस्तु क्या थी। तो जो लहरों के राजहंस थे, कहा जाता है कि इस नाटक का जो केंद्रीय पात्र था वो नंद था, और नंद का नाम आपने सुना होगा, जो गौतम बुद्ध, जो हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक तो नहीं कहेंगे, बौद्ध धर्म के उन्नयन में उनका काफ़ी योगदान था। तो ये गौतम बुद्ध के सौतेले भाई थे, और कहा जाता है कि उनका जो मानसिक द्वंद्व था उसी के इर्द गिर्द ये रचना लिखी गई है। और मानसिक द्वंद्व आखिर क्या था? मानसिक द्वंद्व ये था कि वे गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहते थे, यानी नंद, है ना, जबकि दूसरी ओर उनकी अपनी एक सुंदरी पत्नी थी, नाम ही सुंदरी था, उस पर भी वो अनुरक्त थे। तो दिक्कत ये थी कि मानसिक द्वंद्व उनका ये था कि जब नंद सुंदरी के पास होते थे तो आध्यात्मिकता के पास जाना चाहते थे, यानी आध्यात्मिक होना चाहते थे, और तथागत यानी जब गौतम बुद्ध से के पास होते थे तो सांसारिकता से मुक्त नहीं हो पाते। तो ये जो उनका मानसिक द्वंद्व था, इसी द्वंद्व में के कारण में ही ये कहानी, ये पूरी जो नाटक लिखी गई है। स्पष्ट है? चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन थी? तो स्टूडेंट्स, इस बात में ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है काफ़ी जटिल है। जटिल इस कारण है क्योंकि आज तक जो प्रथम कहानी मानी गई उसमें काफ़ी विवाद है। हिंदी जितने भी साहित्यकार रहे हैं उसमें काफ़ी विवाद रहा है कि आखिर मौलिक कहानी कौन सी है। उसमें कई नाम आते हैं। एक तो जो नाम आता है वो आता है वही जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, जो कि हमने अभी चर्चा की कि सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई थी, राजा भोज का सपना। ठीक है, सपना आप समझ लेंगे। दूसरा एक और आता है जो इंसाला खां की कहानी लिखी गई थी, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंसाला की रचना है। और एक रामचंद्र शुक्ल की रचना थी, जो कहानी थी वो था 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय ये 3 कहानियाँ थी। और एक और कहानी जिसकी चर्चा चलती है, ये दुलाई वाली कहानी थी जो बंग महिला द्वारा लिखी गई थी। कौन सी कहानी थी? दुलाई वाली। दुलाई वाली। स्पष्ट है? तो ये कहने का अर्थ कि हिंदी कहानी के संदर्भ में कई मतभेद हैं साहित्यकारों के बीच कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आखिर कौन सी थी। तो इसमें कई नाम आते हैं, एक राजा भोज का सपना, एक रानी केतकी की कहानी, एक 11 वर्ष का समय, एक दुलाई बाई जो बंग महिला द्वारा लिखी गई थी। और उसी के बीच एक और कहानी आती है, इंदुमती। तो हम कह सकते हैं कि इंदुमती को सर्वमान्य है, या कह सकते हैं कि इंदुमती को ये माना गया कि ये प्रथम कहानी है, मौलिक कहानी। वैसे नाम कई बार आता है। और स्टूडेंट्स, एक बात और आप ध्यान रखना, अगर इस विकल्प में इंदुमती न रहे तो आप इनमें से जो भी विकल्प रहे, जैसे राजा भोज का सपना हो, अगर वो विकल्प रहे तो उसे आप सही करेंगे, रानी केतकी की कहानी रहे तो वो करेंगे, 11 वर्ष का समय रहे तो वो करेंगे। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है और इस विवाद को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आए ज़रा देखें इसको। ये तो हमने देख लिया, इसको थोड़ा मिटा लें हम। ठीक है, एक चर्चा और हम कर सकते हैं कि जो इंदुमती जो कहानी है वो 1900 के आसपास लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसके जो लेखक थे वो किशोरी लाल गोस्वामी। कौन से थे? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। स्पष्ट है? तो हम देख सकते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी अगर आए तो आप इंदुमती अगर विकल्प में है तो इंदुमती को लिखेंगे। ये कहानी कब लिखी गई? 1900 ईस्वी में लिखी गई। और इसके लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। स्पष्ट है? इस तीसरे प्रश्न के माध्यम से भी हमने लगभग 2-3 प्रश्नों को देखा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखें चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना? ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रही है
और ये मूल रूप से हास्य व्यंग पे आधारित थी। किस पे थी? हास्य व्यंग पे आधारित थी। ये मूल रूप से हास्य व्यंग पे आधारित थी और ये उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा, व्यंग रचना पे आधारित थी और ये 1969 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, 1969 में ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई थी, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो राग दरबारी उपन्यास था ये हास्य व्यंग पर आधारित थी। 1969 में साहित्य अकादमी द्वारा इसे पुरस्कृत भी किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ा हुआ जिसे हम देखेंगे, पहले हम इसे मिटा दें। एक और जो महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई थी वो ये कि ये जो राग दरबारी उपन्यास था वो लिखा गया था श्रीलाल शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं आधुनिक समय के, तो इनके द्वारा ये लिखी गई रचना थी, लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास था। तो इसमें हमने देखा कि राग दरबारी के संदर्भ में 2-3 बातें हमने यहाँ देख ली कि राग दरबारी एक उपन्यास था। राग दरबारी 1900 मैंने अभी कहा कि 1969 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ था और मूल रूप से व्यंग रचना थी और ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना थी। स्पष्ट है? चलें आगे देखें। ये है अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और ये मूल रूप से उपन्यास था। इसको हम जान लें, ये क्या था? उपन्यास था। स्पष्ट है? और ये उपन्यास लिखा गया किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। और ये उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 2 भागों में, यानी शेखर एक जीवनी भाग 1 और शेखर एक जीवनी भाग 2। ये जो पहला भाग लिखा गया था कहा जाता है कि 1941 में लिखा गया और दूसरा 1944 में। स्पष्ट है? ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है अज्ञेय की और कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी में अज्ञेय ने जो उनके बालमन था उस पर जो पढ़ने वाले जो काम, अहम और भय का जो प्रभाव था उसको बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब देखें ये अगला जो प्रश्न है वो है 84 वैष्णव की वार्ता की रचयिता कौन है? तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है शुरुआती दिनों की। क्या प्रश्न है देखें जरा हम लोग। ये प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता। वैसे साहित्यकारों में इस के रचनाकार को लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन अंत में ये माना गया कि ये रचना गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई, यानी सर्वमान्यता ये है कि ये गोकुलनाथ की रचना है। और ये जो 84 वैष्णव की वार्ता थी ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी एक बार प्रश्न आता है कई बार। ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और कहा यह जाता है कि इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। स्पष्ट है? 84 वैष्णव की वार्ता में कहा जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो पुष्टि संप्रदाय थी उनके शिष्यों की कथाएं इसमें संकलित हैं। स्पष्ट है? चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को हम सभी जो सामान्य हिंदी के परीक्षार्थी हैं उनको जानना अनिवार्य है। इनकी जो रचना थी काफ़ी प्रसिद्ध थी और वो रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित प्रमाण है पूरे इतिहास का। स्पष्ट है? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अगर इतने बड़े आलोचक हुए तो उसके पीछे इस पुस्तक की या इस ग्रंथ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये कहा जाता है कि ये 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। आज भी ये मील की पत्थर है हिंदी साहित्य के लिए। और मैंने अभी कहा कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखी गई सर्वमान्य और प्रामाणिक और व्यवस्थित ग्रंथ था, जिसमें सारे कालों का विभाजन और उनके सारे जो कवि हैं उनका परिचय बड़े ही व्यवस्थित और प्रामाणिक ढंग से दिया गया है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, इसको भी हमें ध्यान रखना, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो है एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एकांकी हम सभी जानते हैं कि
नाटक का एक भाग होता है, नाटक का उपभाग कह सकते हैं, जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक खत्म हो जाए, उसे हम एकांकी कहते हैं। तो इस एकांकी के बारे में हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक अगर किसी ने एकांकी लिखा तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, और इसी कारण से इन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है। कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 150 से अधिक एकांकी लिखी हैं, और इस कारण इन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है, एकांकी के जनक कहा जाता है। तो ये एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एकांकी की चर्चा जब भी आए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आप इससे बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, चले आगे देखें। अगला प्रश्न है, आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जब भी आंचलिकता की बात आती है तो हमारे सामने एक नाम सबसे पहले आता है, और वो है रेणु जी का, फणीश्वर नाथ रेणु, जो बिहार के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे, जिनका मैला आंचल हम सभी जानते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो उपन्यास है मैला आंचल, इससे इनकी एक पहचान है, अलग पहचान है। तो आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना अनिवार्य है कि आंचलिक के कहानी का अर्थ होता क्या है। आंचलिक कहानी का अर्थ ये कि किसी भी कहानी में अपने अंचल की भाषा, बोली, उनके रहन सहन, उनके पहनावे, उनके नाम, ये सारी चीज़ें, उनके जो समाज के रूप हैं, वो सारी चीज़ें जब आ जाएं तो उसे आंचलिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि इसमें प्रवीण थे फणीश्वर नाथ रेणु। लेकिन एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो आंचलिकता की शुरुआत हुई, वो सबसे पहले शिवपूजन सहाय, स्पष्ट है, शिवपूजन सहाय की एक रचना थी जिसका नाम था देहाती दुनिया। क्या था? देहाती दुनिया। तो ये कह सकते हैं कि सबसे जो पहली रचना थी आंचलिकता की, वो थी देहाती दुनिया, जो शिवपूजन सहायक की थी। ये भी हो सकता है कि प्रश्न कई बार बन जाए, और हमें जानना जरूरी है कि आंचलिक कहानी की पहली कहानी थी देहाती दुनिया, जो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन अगर सबसे अधिक प्रसिद्ध की बात आए आंचलिक कहानी में, तो वो नाम आएगा फणीश्वर नाथ रेणु का। स्पष्ट है? चलें आगे देखें। अब हम देखें 10वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न है, जिसमें ये पूछा गया कि विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। क्या है? वोल्गा से गंगा है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है कि वोल्गा से गंगा है। तो नाम से स्पष्ट है, नाम से ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं यात्रा वृंत हो या डायरी जैसी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके उलट है, और ये कहानी है। क्या है? और कहानी है, और इसको लिखने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। स्पष्ट है? तो ये थोड़ी दुविधा हमें होती है कि वोल्गा से गंगा, नाम तो उन्होंने अपने अनुसार दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्त के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अरे या और रहेगा याद। तो ये पूरी ज़िंदगी उन्होंने घूमने में गुजार दी, और उसी का अनुभव उन्होंने अपने यात्रा वृत्त के रूप में लिखा भी। लेकिन उन्हीं की रचना है, ये कहानी है। हालांकि ज़रूर इसका शीर्षक यात्रा वृत्त की तरह दिया गया है वोल्गा से गंगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वोल्गा से गंगा ये कहानी है, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये कहानी संग्रह है, दूसरा विकल्प सही होगा। और ये रचना किसकी थी? राहुल सांकृत्यायन की। स्पष्ट है? चले आगे देखें। यह 11वां प्रश्न, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो थोड़ी सी चर्चा पहले हम संपूर्णानंद के बारे में कर लें। ये संपूर्णानंद जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे, और इसके साथ साथ राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। क्या रहे? राज्यपाल। तो दो बातें हैं, संपूर्णानंद एक राजनेता भी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होना, और वो भी 2 बार, एक बार नहीं बल्कि ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। और जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है काशी में, कहा जाता है कि उसकी स्थापना में भी इनका विशेष योगदान है, और शायद यही कारण है कि उसका नाम भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
पड़ा हुआ है। स्पष्ट है? तो एक दो बातें जो हमने संपूर्णानंद के बारे में जान ली। इनकी जो पत्रिकाएं थी, 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी, एक तो मर्यादा और एक पत्रिका का नाम था टुडे। क्या था? टुडे। स्पष्ट है? तो 2 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था, एक मर्यादा, दूसरा टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा कि संपूर्णानंद के द्वारा संपादित पत्रिका कौन थी, तो मर्यादा थी, एक और टुडे है जिसकी चर्चा, जिसको जानना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ संपूर्णानंद कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार, और राज्यपाल राजस्थान के रहे। तो ये 2-3 बातें थी जो हमें जानना अनिवार्य था। चले आगे बढ़ें। आगे देखें 12वां प्रश्न। ये 12वां जो प्रश्न है वो है नीड़ का निर्माण फिर, ये रचना की विधा है। तो ये जो नीड़ का निर्माण है ये मूल रूप से आत्मकथा है। क्या है? यानी यहाँ आत्मकथा, चौथा विकल्प सही होगा। और ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। हरिवंश, इसको थोड़ा मिटा लें। ठीक है, आप लिखें हरिवंश राय बच्चन। और हम सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे। और एक और महत्वपूर्ण बात, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, है ना। ये हम लोग सब लगभग जानते होंगे। तो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा थी जिसका दूसरा भाग था। ये कहा जाता है कि उन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने पूरे यात्रा अपने आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था। और उसके नाम अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहला भाग था क्या भूलूं, है ना, क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या याद करूं। क्योंकि बेटा सभी ये प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा मैंने यही कहा, दूसरी कहानी ये थी, यानी नीड़ का निर्माण फिर। और तीसरी कहानी थी बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, यानी तीसरी जो आत्मकथा का रूप था वो बसेरे से दूर। और चौथा 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के सोपान तक। ठीक है, ये आप समझ लेना, सोपान तक। तो ये कह सकते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी। और आत्मकथा का ये दूसरा भाग था। उन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार के सोपान तक। ठीक है, स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है मर्यादा और टुडे के संपादक। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूँ। और इसके संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। स्पष्ट है। चले आगे बढ़ें। आगे देखें, ये हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कौन सा है? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल है। तो हम सभी जानते हैं कि वो काल था भारतेंदु युग। क्योंकि हिंदी गद्य का जो सूर्योदय का अर्थ ये हुआ कि सूर्य का उदय, यानी गद्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो भारतेंदु युग से हुई, जिसमें भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान था, हम सभी जानते हैं। उसके पहले 4 लेखकों का योगदान था, उसकी चर्चा हो चुकी है। और बाद में द्विवेदी युग में ये अपने चरम पे गया। लेकिन जब प्रश्न आया कि उत्कर्ष कब था, उत्कर्ष का सूर्योदय काल कब था, सूर्योदय काल, तो वहाँ भारतेंदु युग। ठीक है। चले अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है माधुरी किस पत्रिका, माधुरी जो पत्रिका थी किस युग से संबंधित थी? तो हम कह सकते हैं कि माधुरी जो पत्रिका थी वो द्विवेदी युग की पत्रिका थी। क्योंकि द्विवेदी काल में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका चलती थी और वो थी सरस्वती। हम सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित थी। तो कहा जाता है कि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका और माधुरी पत्रिका ने पूरे हिंदी गद्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये माधुरी पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ था। और कहा जाता है कि माधुरी पत्रिका का भी संपादन एक बार प्रेमचंद ने किया था, मुंशी प्रेमचंद ने किया था। हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका हंस थी, लेकिन माधुरी पत्रिका का भी संपादन किया था। कहा जाता है कि रत्नाकर महोदय थे जो उन्होंने भी एक बार संपादन किया था। शिवपूजन सहाय थे, है ना, शिवपूजन सहाय थे, उन्होंने भी एक बार इसका संपादन किया था। और विष्णु नारायण भार्गव, विष्णु नारायण ये थे विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है, ये 1921 में इन्होंने इसका पहली बार संपादन किया था। तो पहले संपादक कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव 1921 में। ठीक है।
उसके बाद प्रेमचंद भी हुए, रत्नाकर जी हुए, शिवपूजन सहाय हुए। तो इन लोगों ने अलग अलग अवधि में इसका संपादन किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी आज जो बहुविकल्पीय प्रश्न का जो दूसरा भाग था उसमें हमने 15 प्रश्नों को देखा और उसको समझने का प्रयास किया, पूरी व्याख्या और विश्लेषण सही। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम अगले वीडियो में आपके लिए इसका तीसरा भाग लाएंगे। ठीक है, ओके।